हाय, आई एम निधि सिन्हा। वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में, कंटेम्पररी इंडिया 1। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नहीं पास होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम हिंदी की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है त्रिपुरा। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, ओडिशा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का क्या है, कितना है? फर्स्ट है 97 डिग्री 25 ईस्ट, सेकंड है 68 डिग्री 7 ईस्ट, सी है 77 डिग्री 6 ई, डी है 82 डिग्री 32 ईस्ट। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 ईस्ट। मतलब भारत की सबसे पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो कौन है, तो 97 डिग्री 25 ईस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव अ कॉमन फॉर्चुनरीज विथ द। मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं इनमें से किस देश को छूती हैं। मतलब पहला है चाइना, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल और चौथा है म्यांमार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेपाल, सी। मतलब इसमें से उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव अ कॉमन फॉर्चुनरी विथ नेपाल, सी इसका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू इंटेंड टू विजिट करावती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिस्ट ऑफ द इंडिया यू विल बी गोइंग टू। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में, मतलब गर्मी की छुट्टियों में आप अगर कवरत्ती जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र में आप जाइएगा। पहला है पौंडीचेरी, उसके बाद बी है लक्षद्वीप, सी है अंडमान एंड निकोबार और डी है दीव एंड दमन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी। यहाँ पे लक्षद्वीप जो है उसकी जो मतलब बाउंड्री है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप कवरत्ती जाते हैं तो वो आपको कहाँ दिखेगी, तो ये सारा जो है लक्षद्वीप क्या हो जाएगा, आपको ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, यानी कि यूनियन टेरिस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मतलब मेरा एक मित्र है, वो मतलब इनमें से कौन से ऐसी जगह पर रहता है जिसकी सीमा जो है, मतलब जिसकी बाउंड्री जो है वो भारत के साथ नहीं लगती है, मतलब भारत को नहीं छूती है। तो पहला है भूटान, फिर बी है तजिकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है नेपाल। तो हम जानते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है, मतलब इंडिया की नेबरिंग कंट्री वो क्या क्या है, तो भूटान है ही, बांग्लादेश है ही, नेपाल है ही। इसमें जो तजिकिस्तान है वो भारत की नेबरिंग कंट्री नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये 1 वर्ड में क्वेश्चन आपको यह देना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये आपके हो गए। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। आपको मतलब यहाँ पे बताना है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए और ये जो कौन कौन से द्वीप हमारे देश में पड़ोसी देश है। मतलब यहाँ जो नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी, आपको यहाँ पे अरेबियन सी के बारे में बताना है कि कौन से आइलैंड जो है वो पाए जाते हैं अरेबियन सी में। तो यहाँ पे जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर के अलावा जो है यहाँ पे आप बताइए कि बंगाल की खाड़ी जो है उसमें कौन से नेम ऑफ ग्रुप आइलैंड आते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बता दीजिएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा उसका आंसर। उसके बाद चलिए सेकंड पे चलते हैं, नेम द कंट्रीज विच
आर द लार्जर देन इंडिया, मतलब इसमें से उन देशों के नाम बताने हैं जो इंडिया से बड़े हैं। तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन हो जाएगा, जो इंडिया से बड़े हैं जो कंट्री हैं उसका नाम है रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब इंडिया से जितने भी बड़ी कंट्री हैं उनके नाम है रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जो है आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप ले सकते हैं कि इनका जो आकार है वो क्या है, भारत से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उसमें अब भारत की भी जो प्रक्रिया वो काफ़ी ज़्यादा जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और एक अनुमान के अनुसार भी बताया गया है कि अभी फ़िलहाल तो चाइना का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में जो है अगर भारत में मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं अपनाया गया तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, तो चाइना से ज़्यादा जो है भारत की जनसंख्या हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट, मतलब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैसे आइलैंड ग्रुप के नाम बताइए जो साउथ ईस्ट से मतलब सटे हों। तो यहाँ जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो क्या है, तो साउथ ईस्ट से ये आइलैंड ऑफ ग्रुप जो है वो इंडिया से सटे हुए हैं, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच आइलैंड कंट्रीज आर द साउदर्न नेबर्स, मतलब हमारे साउदर्न नेबर्स जो है दक्षिण इलाके के आइलैंड कंट्री जो है वो कौन है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और ये थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज अ कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इज हैपन। हम जानते हैं कि भारत में जो सनराइज होता है यानी कि सूर्योदय होता है वो सभी जगहों पर एक ही जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो सूर्योदय है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय देती है। तो यहाँ पे आप रीजन आपको बताना है कि सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के गुजरात में पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में, जबकि सभी जगह तो घड़ी एक ही समान है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। For the longitudinal extent of India is observed that the longitudinal expanse is about 30 degree from west to east. The means that there would be the time lag of the 2 hours approximately for Gujarat and Arunachal Pradesh. To avoid the such difference in a local time, Indian Standard Time has been fixed to give the whole country a uniform time. The local time, the standard meridian of the 82 degree 30 east is observed as the standard time by the whole country. Because of this reason, we find that the sun rise 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as a compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. मतलब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो समय है वो इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है वो 2 घंटे पहले होता है, और फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय में दिखाई जाती हैं। पृथ्वी के एक अक्षांश घूमने में 4 समय लेती है, मतलब पृथ्वी क्या करती है जब घूमती है तो वहां पे वो 4 मिनट का समय लेती है, और इसीलिए जब वो मतलब 15 यानी कि 15 अक्षांश घूम लेती है तो उसको कितना देर लगता है, उसको 1 घंटा पूरी लगता है। भारत का जो मतलब अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूड, वो 30 डिग्री है, और देश में सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिम भाग के बीच के समय का जो 2 घंटे का अंतर होता है, किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाई जाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में दोनों ही राज्यों में घड़ियां जो है वो एक ही समय दिखाती है। मतलब इसका जो मेन रीजन है वो क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले वहां पे सूर्योदय हो जाता है, और इसका जो मेन कारण है वो लोकल टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट के कारण जो है यहाँ पे जो है पहले सूर्योदय हो जाता है। इसीलिए घड़ी तो समय दिखाई जाती है हमें पहले ही सब जगह समान रूप से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि 2 घंटे पहले मतलब यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। इसका मेन रीजन जो है यही है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज द
कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट वाई। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ। मतलब हिंद महासागर जिसे हम जानते हैं जो भारत के नाम पे पड़ा हुआ इंडियन ओशियन, तो इसके पीछे मतलब केंद्रीय स्थिति क्या हो सकती है जिसमें भारत को लाभ हुआ है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझेंगे। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट बिकॉज मतलब हिंद महासागर जो है उसका नाम जो है भारत के नाम पे इंडियन ओशियन रखा गया। मतलब ऐसा कोई भी ओशियन नहीं है पूरे विश्व में कि किसी को खास नाम दिया गया हो, केवल इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जिसको भारत के नाम पर रखा गया है। और इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं उनको हम जानेंगे। चूंकि यह जो है इट हैज़ अ गिवन इंडिया एन स्ट्रेटजी एडवांटेज ड्यू टू द trans Indian Ocean route which is connected to the country of Europe in the west and the country of the East Asia। यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि मतलब दक्षिण प्रायद्वीप भाग जो है वो हिंद महासागर के अंदर चला गया है और जिससे कि भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिणी पूर्व एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के दोनों के साथ नजदीक संबंध बनाने में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पे जो इंडियन ओशियन है वो जो है आपको यहाँ का रास्ता वो यूरोप से लेकर वेस्ट एंड कंट्री ईस्ट एशिया तक जाता है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी सामान लाने या ले जाने में आसानी होती है बाकी जितने भी ओशियन हैं उनके मुकाबले। इसीलिए जो है ये एक बहुत बड़ी मतलब सफलता है कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं यूरोप और क्या कर सकते हैं वेस्ट कंट्रीज और ईस्ट एशिया से सामान जो है वो आसानी से मंगवा सकते हैं। इसीलिए जो है इंडियन ओशियन का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। बी है दिस इज हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश्ड क्लोज कनेक्टेड विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउदर्न एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब यहाँ पे जो है भारत की जो स्थिति है वो पहले वाले समय में जो है मतलब जो भी सामान लाया और ले जाया जाता था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। लेकिन हिंद महासागर के आ जाने से मतलब इंडियन ओशियन के आ जाने से इसका जो कनेक्शन है वो वेस्ट एशिया से भी हो गया, अफ्रीका से भी हो गया और यूरोप से भी हो गया और वहाँ से सामान को भेजने और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। इसीलिए जो है इंडियन ओशियन का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। भारत की सामरिक स्थिति के प्राचीन समय में जल और थल दोनों मार्ग से आप सामान ले जाया और लाया जा सकता है और हिंद महासागर के कारण जो है भारत का स्थान जो है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द भास्ट कोस्टल लाइन एंड द नेचुरल हार्बर एंड हैव अ बेनिफिट इंडियन इन कैरिंग आवर ट्रेड एंड कॉमर्स विद द नेबरिंग एंड द डिस्टेंस कंट्री सिंस एंशियंट टाइम। मतलब जैसा कि बताया गया आपको कि प्राचीन समय में बहुत सारे सामानों को एंशियंट टाइम में जितने भी सामान होते थे उनको ले जाने और लाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कठिनाई महसूस होती थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी और मतलब जितने भी इंडियन थे उनको काफ़ी ज़्यादा लेबर करना पड़ता था। उनके पास जो जितने भी नेबरिंग कंट्री थे उनसे उनका उतना अच्छा संबंध नहीं था। लेकिन हिंद महासागर के आ जाने से जो है सामानों को ले जाने और लाने में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अब आसानी होने लगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इट हैज़ अ गिवन इंडिया डिस्टिंक्ट क्लाइमेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द एशियन कंटिनेंट। अब जो है एशिया महादेश में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे आपको मौसम के हिसाब से अगर कहा जाए तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अन्य जितने भी देश हैं उसके मुकाबले भारत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे गेहूँ, चावल और बहुत सारी चीज़ों की खेती जो है वो बहुत ही आसानी से होती है इंडिया के क्लाइमेट के कारण। और हिंद महासागर के आ जाने से जो है एशियन कंटिनेंट में मतलब एशिया महादेश में भारत का स्थान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। नो अदर कंट्री हैज़ सच ए लॉन्ग कोस्टाइल एंड इंडियन ओशियन एज अ इंडिया। It is a India eminent position in the Indian Ocean which has given a name of the ocean after it। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसका नाम जो है वो जिसका नाम ओशियन के ऊपर रखा गया। केवल भारत ही एक ऐसा कंट्री है वहाँ के मतलब क्लाइमेट वगैरह को देखते हुए या हिंद महासागर इंडियन ओशियन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो है भारत के नाम पर ही जो है इंडियन ओशियन का नाम जो है वो इंडियन ओशियन रख दिया गया। और यह मतलब भारत में प्राउड होने वाली बात है। मतलब जितने भी भारत में निवासी रहते हैं वे सारे के सारे जो है इंडियन ओशियन पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये इंडियन ओशियन जो है ये हमारे भारत के नाम पर दिया गया है।
तो उसके अलावा जो है भारत में अब बहुत सारी चीज़ों की मतलब व्यापार व्यवसाय किया जाने लगा था, जैसे कि मसाले, मलमल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भारत से मतलब अब बाहर तक पहुँचाया जा सकता था। और बाहर से जो भी चीज़ें जैसे कि यूनानी मूर्ति कला हो गया, उसके बाद पश्चिमी एशिया से विभिन्न प्रकार के जो मतलब बिल्डिंग होते हैं उसमें डिज़ाइन किए जाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन। आप देखते होंगे कि बहुत सारे मंदिरों में और जैसे कि कुतुब मीनार या ताजमहल, इन सब पर जो कारीगरी की गई है वे यूनानी कलाकार ही आके करते थे। तो अब वे आसानी से यहाँ पे आ जा सकते हैं और हम क्या देख सकते हैं कि हिंद महासागर के जुड़ जाने से हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब बिल्डिंग है जहाँ पे सुंदर-सुंदर जो है वो आकृति की गई है। तो ये सब मतलब इतना सारा कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि हिंद महासागर के कारण जो है लोग आसानी से बाहर से जो है भारत में आकर बस जाते थे और ठहर जाते थे। इसीलिए जो है हिंद महासागर को किसी भी अन्य समुद्र का भारत पर जितना बड़ा नहीं है। वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है, इसीलिए इसका नाम जो है हिंद महासागर रख दिया गया और जिसे हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जो यह वीडियो है ये यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।